हेलो एवरीवन। सो प्रिय बालक एवं बालिकाओं, कैसे आप सभी लोग। तो जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग मुझे पता है बहुत सारे डाउट है आप सभी के अंदर की सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको करके हम कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा सब कवर कर लेना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, है ना। इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है एक्चुअली, मतलब अगर हम सही करते हैं तो कितने मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, गलत करता हूँ तो कितने मार्क्स मेरे कट जाएंगे, मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, पूरे जनरल टेस्ट को ओपन करके देख लेते हैं कुछ, ताकि आप लोग के दिमाग में कोई इस तरीके का कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं अपना। ओके, देखो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। मतलब इस वीडियो देखने के बाद ना बच्चों, जितना आपका एफर्ट लगना चाहिए ना, उससे आपका एफर्ट आधा हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो जरूर देखना, पूरी देखना। ये नहीं कि भाई वो आपकी वो गंदी आदत पड़ गई है ना कि इंस्टा की रील देख देख के कि ऊपर 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 ऊपर, तो वीडियोस भी आप उस तरीके से निकाल देते हो। तो वीडियो प्रॉपर देखना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले जनरल टेस्ट को लेके, ठीक है। आप कहीं भी कोर्स लेने जाओ तो आपको एक क्लैरिटी रहे कि मुझे पढ़ना किस तरीके से है ना। आप किसी गलत चक्रों में ना फंस जाओ कि भाई कोई इररिलेवेंट ही पढ़ाया जा रहा हो, पढ़े जा रहे हो और आपने मेहनत तो बहुत करी है बट भाई रिजल्ट आपको मिला नहीं, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे क्लियर से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो 3 पॉइंट हम यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। पहला, बच्चे अपना सिलेबस क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कितने क्वेश्चन करने हैं मुझे, कितने नंबर का पेपर आएगा, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। दूसरा, कि आपको अप्रोच किस तरीके से रखनी है ना, कि जिससे कि कम एफर्ट के अंदर आप ज़्यादा कुछ अचीव कर लो। तीसरा, कोर्स के रिगार्डिंग कि अगर भाई आप कहीं भी कोर्स वगैरह ले रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और मैं अपने कोर्स के अंदर क्या देने वाला हूँ, वो सब आपको चीज़ यहाँ पे देखनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग स्कीम देखते हैं बच्चे, कि अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया रहेगा वगैरह सब देखते हैं, ठीक है। सो टोटल बच्चे आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही जाता है ना बच्चे, तो उसके आपको +5 मिलेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया तो उसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन कर दिया तो उससे बच्चे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन करे बच्चे, है ना। 5 क्वेश्चन करें, कोई बच्चा है तो उसने 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे सही कर दिए, एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, रॉन्ग करना है उसने, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। अब 4 के उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर हो गए। बट उसका एक क्वेश्चन जो कि उसने गलत कर दिया ना, दिख रहा है ना आप सभी को, ठीक है, एक क्वेश्चन जो उसने गलत कर दिया ना, उसका 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा। तो यानी कि आपको 5 क्वेश्चन आपने करे, इस केस में आपको 19 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर वही कोई बच्चा होता जिसने 5 के 5 क्वेश्चन सही कर दिए होते, है ना, तो उसको कितने नंबर मिल जाते बच्चे, 25 मार्क्स मिल जाते, है ना। 5 के 5 क्वेश्चन अगर वो सही करते, यानी कि आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन गलत करने पे आप सीधा यहाँ पर आ गए 19 नंबर पर, है ना, ठीक है। और अगर आपने ऐसा करा होता कि भाई आपने एक क्वेश्चन गलत नहीं करा, एक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन सही करे, एक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, करा ही नहीं, तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ 20 मार्क्स मिलते, एक क्वेश्चन आपका नंबर कटता नहीं। क्लियर है भाई, मार्किंग स्कीम वगैरह सब कुछ समझ आ गई कि आपको कितने क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलेगा वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, है ना। पूरा पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा, जनरल टेस्ट का 250 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें कि आपके 50 को 50 क्वेश्चन लगभग क्वांट और एलआर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट के रहेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन आपके क्वांट और एलआर के हैं, 10 क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट के हैं, ठीक है। ओ सॉरी, जनरल टेस्ट करूँ, जनरल स्टडी, है ना, वो जीएस एक साथ निकल गए। जनरल स्टडी के आपके 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके क्वांट और एलआर डीआई के हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्वांट और एलआर का रेशियो फिक्स नहीं है, तो आप 20-20 मतलब 25-25 लगा के ऐसे करके चल सकते हो, ठीक है ना। बट 60 में से 50 क्वेश्चन करने मैंडेटरी है, अब आप उसमें से देख लेना आप कौन से क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हो। क्लियर है, बात समझ आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे मेन बात आती है कि भाई हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, कि मतलब कैसे मैं कम से कम अप्रोच के मतलब कम से कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव चीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे सबसे पहली कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे यहाँ पर ना आजकल एक चक्कर में फंस जाते हैं, यूजलेस ट्रिक्स के चक्कर में, ठीक है। देखो पिछले से पिछले साल आई थिंक मैं ही होऊंगा जो सबसे पहले ट्रिक्स वगैरह की चीज़ें लेके आया था। बट बच्चे ट्रिक्स मैं जो करवाता हूँ ना, वो ऐसी ट्रिक्स करवाता हूँ कि एक ट्रिक से कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप उन ट्रिक्स के चक्कर में मत फंसना कि एक ट्रिक से एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहा है, दूसरी ट्रिक से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहा है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग ही ट्रिक रटने बैठ रहे हो। तो यार ट्रिक्स रटोगे, वोकैबुलरी रटोगे, दिमाग है कूड़ेदान नहीं है, ठीक है। तो उल्टा सीधा कुछ भी मत रटने लग जाना, ठीक है। यूजलेस ट्रिक्स के पीछे मत भागना आप लोग, है ना।
यूजलेस ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है ना। ऐसी अगर कोई ऐसी ट्रिक्स बताता है भाई कि एक ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वही ट्रिक देखना। ऐसा मत देखना कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी ट्रिक, फंस जाओगे बहुत बुरा, है ना। एंड टाइम पे याद ही नहीं रहेगा। इससे बढ़िया तो कंसेप्चुअल पे रहो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे रहो, ठीक है ना। दूसरा, आपको इररिलेवेंट नहीं भागना है। देखो बच्चे, कोर्स हर कोई कर लेता है कंप्लीट वगैरह, सब लगभग सारे बच्चों का हो जाता है, बट बच्चे करने के बाद ना इररिलेवेंट भागने लग जाते हैं ना। हार्ड क्वेश्चन करूंगा, हार्ड क्वेश्चन करूंगा, एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा यार हार्ड क्वेश्चन, बेमतलब में करने लग जाओ। पीएचडी करनी है क्या आपको, है ना। आप लोगों को बस एग्जाम क्लियर करना है ना। करते रहो हार्ड क्वेश्चन, एग्जाम क्लियर नहीं होने का, ठीक है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि भाई इस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कर लो, है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है एक हार्ड क्वेश्चन पे हार्ड क्वेश्चन करे जा रहा है, लेट से कि उसको अच्छा लग रहा है कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट है और मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हार्ड क्वेश्चन कर लूंगा, इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, बट ट्रिग्नोमेट्री पूछ यहाँ पे रहा है और बाकी चैप्टर्स उसने करे ही नहीं, रह जाएगा, नहीं हो पाएगा उस बच्चे का। इसके कंपैरिजन में एक बच्चा है जिसने हर एक चैप्टर को एक इक्वल लेवल तक कर लिया, तो उसका एग्जाम निकल जाएगा। तो पहले क्या करना है, ओवर स्मार्ट मत बनना, है ना, कि एक ही चैप्टर पे ध्यान दे जा रहे हो और उसमें हार्ड पे चले गए, नहीं। आपको पहले एवरेज पे जाना है, फिर ऊपर पे जाना है। देखो मैं भी अपने पेड लेक्चर के अंदर हर जगह यही बोलता रहता हूँ, ठीक है, जहाँ भी मेरी क्लासेस होती है, कि लेयर बाय लेयर चलना है बच्चे। आपको पहले आपको एवरेज पे जाना, फिर आपको टॉपर पे जाना है ना। ऐसा नहीं है कि पहले उस पर चले गए, नहीं वो तो मैं बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं हो पाता, लिटरली इलॉजिकल चीजें हैं वो, है ना, ठीक है। तो यूजलेस ट्रिक्स के पीछे मत भागना भाई आप लोग, लेस लिख देता हूँ यहाँ पे, इररिलेवेंट नहीं भागना है। तीसरा, आपको चैप्टर्स वाइज वेटेज पे जरूर जाना है, चैप्टर वाइज वेटेज पे बच्चे जरूर जाना है। मतलब आप लोगों को देखना है कि भाई कौन से चैप्टर से मेरा एग्जामिनर मुझसे या फिर एंटी कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, किस चैप्टर से, उस पे पहले जंप करना है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, बताते हैं भाई, है ना, पूरा बना के लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो देखो यार, ये तो सिलेबस था मेरा, है ना। अच्छा, मैंने सिलेबस बताया नहीं, सीधा अप्रोच पे चला गया। देखो एक चीज यहाँ पे मैंने सिलेबस तो दिखाया नहीं, देखो सिलेबस है ये रहा अपना, क्वांट का सिलेबस है बच्चे, ये रहा अपने सारे चैप्टर्स आते हैं, ये आपका ना नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है, एडवांस है। अब देखो जहां भी आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई बुक वगैरह परचेज करी होगी, कुछ भी मिला होगा, तो ये प्रॉपर आपको बाइफर्केशन नहीं मिलेगी, है ना। ये मतलब मैंने अपने लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे डाल रखा है, जहाँ मैं इंट्रोडक्शन में देता हूँ। तो ये प्रॉपर मतलब मैं बाइफर्केट करवा देता हूँ अपने क्वांट को, मैंने 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, अरिथमेटिक वाला पार्ट है, एडवांस वाला पार्ट है। नंबर सिस्टम वाला पार्ट इस वजह से मैंने इसको अलग किया बच्चे, बिकॉज इन सब के अंदर एक जैसी अप्रोचेज लगती हैं, है ना। अरिथमेटिक वाले पार्ट के अंदर सेम अप्रोचेज लगती हैं, इसके अंदर सेम अप्रोचेज लगती हैं, है ना। इसके अंदर बेसिक हमारी कैलकुलेशन यूज होती है, इसके अंदर हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक प्लस ट्रिक्स यूज होती हैं, इसके अंदर हम फॉर्मूला प्लस ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला प्लस ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को अलग कर रखा है। अगर आप कहीं भी किसी की भी प्लेलिस्ट खोलते हो या कहीं भी बुक ओपन करते हो, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। आप रैंडमली कुछ भी मत करने लग जाना, रैंडम कुछ भी ओपन मत करना। जैसे कि आपने एलिगेशन के बाद आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, है ना, जिसका कोई मेल ही नहीं है। एवरेज एंड एलिगेशन में अलग तरह के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, एवरेज के अंदर अलग तरह के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। आप लोगों का जहां पे अगर 10% मेहनत लगनी होगी ना, आपकी 40% मेहनत लगेगी उस केस के अंदर, ठीक है ना। तो एक ये प्रॉपर सीक्वेंस बना के चलना कि भाई अरिथमेटिक के अंदर ये सारे चैप्टर्स आते हैं, तो पहले मैं इसको कवर करूंगा, है ना। अरिथमेटिक के अंदर भी पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह ये सब करूंगा, बिकॉज इसी के ऊपर अरिथमेटिक डिपेंड है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा बच्चे। अब इस सिलेबस के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि लिखे नहीं है, बिकॉज वो सब टॉपिक है इन सभी के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जैसे कि आप ना एजीज के ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है वो, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन देखोगे तो वो भी मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है। पार्टनरशिप देखोगे तो वो भी मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है। तो वो चैप्टर्स नहीं होते बच्चे, वो टॉपिक्स होते हैं, है ना। इसलिए मैं चैप्टर्स लिख के यहाँ पे जरा सिलेबस बढ़ाना नहीं चाहता। आप लोगों के दिमाग में टेंशन हो जाएगी, सर इतना सारा चैप्टर्स होते हैं क्वांट में। भाई वो चैप्टर्स नहीं होते बच्चे, वो टॉपिक्स होते हैं, जिसमें कि चैप्टर्स बना के आप लोगों को दे दिया जाता है टेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स नहीं है बच्चे, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट आता है। तो ये सब, ये जो है ना बच्चे, सब टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक हैं ये, ठीक है। इसको चैप्टर समझने की गलती मत कर लेना, टॉपिक्स हैं, है ना। टाइम एंड वर्क के अंदर बात करूं तो मेरा पाइप एंड सिस्टम आता है ना, और स्पेशली टाइम एंड वर्क आता है। मिक्स प्रोपोर्शन भी इसी के अंदर आता है मेरा। सिंपल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, है ना। बोट एंड स्ट्रीम आती है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे यहाँ पर, है ना। इसलिए ये सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स नहीं है ना।
मैंसुरेशन के अंदर बात करूँ तो 2D मैंसुरेशन है, 3D मैंसुरेशन है, ओके ना। तो ये मेरा पूरा एक क्वांट का सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं ये, अच्छा डीआई के बारे में आप लोगों को बता दूं, डीआई के अंदर मेरे जो बार ग्राफ्स, टेबल्स वगैरह इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी इन सब पे अच्छी सी कमांड है, अरिथमेटिक आपने कर रखी है, अच्छे से कमांड है ना इन सब के ऊपर, अरिथमेटिक वाले के ऊपर, तो आप लोग डीआई बड़े आराम से कर लोगे। इसके अंदर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट टेबल दिया जाता है, इसके अंदर मुझे बताना होता है कि बताओ जो ए है वो बी से कितना % ज़्यादा है, इन दोनों का एवरेज वगैरह क्या है। तो अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक कर ली है तो डीआई के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डीआई बस एक कंसेप्ट समझ लोगे डीआई का, वो आराम से कर लोगे डीआई, ठीक है ना। डीआई के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती। अच्छा देखो मैंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, सॉरी चैप्टर वाइज वेटेज की अगर मैं बात करूं, ये मेरा चैप्टर वाइज वेटेज है। और बच्चे इससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये मैंने पीवाईपी बेस्ड बनाए, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बनाए हैं। मतलब पिछले साल जो एनटी ने, मतलब जो पिछले हजार सीयूटी के अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसके ऊपर मैंने सारा बनाया है। तो अब देखो एग्जामिनर हमसे बोल क्या रहा है कि भाई वो किससे हमसे ज्यादा, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो देखो मैंसुरेशन से बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे उसने। अब देखो एज अ स्टूडेंट अगर मैं हूं, मैं स्मार्ट स्टूडेंट हूं, तो आप एक चीज यहां पे देखो यार कि ट्रिग्नोमेट्री से ओनली उसने 7 क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन, है ना। जैसे कि अभी जो मैं चीज आपको बता रहा था कि यार इररिलेवेंट नहीं भागना है, ट्रिग्नोमेट्री से उसने 7 क्वेश्चन पूछे और मैं दिन भर ट्रिग्नोमेट्री में लगा पड़ा हूं। मैंसुरेशन को मैंने इग्नोर कर दिया, और जबकि मैंसुरेशन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इररिलेवेंट नहीं भागना भाई, चैप्टर वाइज वेटेज देख लो एक बार कि किसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंसुरेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान मेरा किस पे जाएगा बच्चे, मैंसुरेशन पे जाएगा, समझ रहे हो। मैंसुरेशन सबसे ज्यादा करूंगा मैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के अंदर देख रहे हो यार 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा, मतलब एक ही क्वेश्चन कम है इसके अंदर, 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो पिंक में जो मैंने करे हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी देखो ब्लैक के अंदर भी ये, मतलब सारा आप देख सकते हो कि किसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बिल्कुल सब टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर रखा है, चीजों को अच्छे से बाइफर्केट कर रखा है। इतना मतलब अभी मिला नहीं होगा आप लोगों को कहीं यूट्यूब वगैरह पे कि प्रॉपर बाइफर्केशन। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो 2D मैंसुरेशन से 52 क्वेश्चन पूछे गए। ये नहीं कह रहा मैं सिर्फ मैंसुरेशन से कर लो, मैंसुरेशन के अंदर भी 2D मैंसुरेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप मैंसुरेशन करते हो ना, तो ज्यादा ध्यान आप 2D मैंसुरेशन पे दोगे, ठीक है। आप देख सकते हो 3D मैंसुरेशन से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की देखता हूं तो 46 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन मेरे ट्रेन से आए हैं, समझ रहे हो, 21 क्वेश्चन ट्रेन से आए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स हैं, पूरा सिलेबस है। एक बार मैं लॉजिकल रीडिंग के भी बताता हूँ आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। देखो इससे ज़्यादा एक्यूरेट बच्चे अगर इस तरीके से तैयारी करते हो ना, मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत कम एफर्ट में बहुत कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। अब देखो एक कोई बच्चा है वो पूरा सिलेबस रटने में लगा पड़ा है, पूरा सिलेबस रटने में लगा पड़ा है, जबकि मैट्रिक्स कोडिंग और पजल से एक क्वेश्चन नहीं आया, है ना, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो क्या एक अगर स्मार्ट स्टूडेंट के नाते मैं क्या इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया यार, ठीक है। सीलॉक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, देखो स्टेट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डाटा सफिशिएंसी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो मैं क्यों मतलब इस पे अपना टाइम खराब करूंगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चे, देखो लॉजिकल वेन डायग्राम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी से 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख रहे हो। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से 54 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मेरी जो एक फिगर सीरीज होती है ना उससे आते हैं, मतलब टोटल 74 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन यहाँ पे क्लॉक एंड कैलेंडर के। तो मतलब देख सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किन चीजों पे देना है, ठीक है। उल्टा सीधा मत भाग लेना यार, है ना। एक स्मार्ट अप्रोच रखो जिससे कि कम एफर्ट के अंदर ज्यादा चीज आप अचीव कर सको, क्लियर है। देखो इनपुट आउटपुट एक भी क्वेश्चन नहीं आया यार, मतलब कोई बात है, क्यों ध्यान दूंगा मैं इस पे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 12 क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से ये चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो क्वांट हो गई अपनी लॉजिकल रीजनिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल स्टडी, ठीक है, जीएस जनरल स्टडी। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, क्वांट एलआरडीआई से कम ध्यान इस पे देना। मतलब अगर 4 घंटे आप या 3.5 घंटे अगर अपना क्वांट और एलआर पे पढ़ते हो तो इसको सिर्फ आधा घंटा ही देना, आधा घंटे से 1 घंटा देना, इससे ज़्यादा मत देना इसको, ठीक है। बिकॉज इसका सिलेबस इतना है, इससे क्वेश्चन इतने आने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और जो क्वेश्चन आने भी है ना, तो उसमें आप लोगों का बहुत कम बस चलेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है हमारा और क्वेश्चन कम आने होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान करके लेके आया हूँ
कि जनरल स्टडी के अंदर भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए ना बच्चे, वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। मतलब करंट अफेयर से देख रहे हो 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक से आपके 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्टैटिक के अंदर क्या आता है, करंट अफेयर तो मुझे पता है कि भाई यार आज जो चल रहा है कि भाई यूनेस्को की मतलब ये इसकी सबमिट कहाँ हुई वगैरह, ये सब ये मेरा करंट अफेयर के अंदर आता है ना। ठीक है, कि अभी उसका प्रधानमंत्री कौन बना है, उस देश का राष्ट्रपति कौन बना है, ये सब मेरा करंट अफेयर के अंदर आता है ना। 2024 के इलेक्शन कहाँ पे होने वाला है, ये मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो अभी मेरा करंट में चल रहा है। स्टैटिक की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर ये आता है कि भाई पहली प्रधानमंत्री इंडिया की कौन थी, है ना, पहला प्रेसिडेंट मेल इंडिया का कौन था, या फिर विदेश तक का भी आ सकता है। ये मेरा स्टैटिक है कि भाई ये वाला वाटरफॉल कौन से स्टेट के अंदर है ना, ये वाला डैम कौन से स्टेट के अंदर है, ये सब मेरा स्टैटिक के अंदर आता है। तो स्टैटिक जीके और भाई करंट अफेयर को बहुत ज्यादा ध्यान देना, आप इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे आप वो साइंस रखोगे। क्लियर है, साइंस से तो 35 क्वेश्चन आए हैं, बाकी ये देख रहे हो कितने कम कम आए हैं। तो एक दिमाग में एक क्लियरिटी मिली आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है ना। उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं भागना है भाई, वरना मेहनत करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रैटेजी वगैरह हम सब कुछ हो गई है। अब मैं आपको कुछ कोर्स के बारे में बताता हूँ, है ना, कि आपको अगर कोई जगह कोर्स लेने जाते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और मैं किस तरीके से चीज़ें करा रहा हूँ। देखो मैं किस तरीके से चीज़ें करा रहा हूँ, अपने पेड कोर्स के अंदर मैंने किस तरीके से चीज़ें बनाई हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें जज कर सकते हो कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, उसके लिए आपको एक ट्रिक्स वगैरह चाहिए होती हैं। ठीक है, ये सब आपको बात मतलब ध्यान रखनी पड़ती है, तब आप क्वांट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाते हो। ठीक है, तो आप जब मैं बताता हूँ कि मैंने अपने कोर्स के अंदर क्या कर रखा है, कि आप जैसे ही सबसे पहले आप अपना फोल्डर ओपन करोगे ना बच्चे, तो सबसे पहले मैंने आपको वार्म अप शीट दे रखी है। वार्म अप शीट आपको मिलेगी। इस शीट के अंदर क्या है बच्चे, इस शीट के अंदर जो भी बेसिक कैलकुलेशन के लिए चीज़ें यूज होती है ना, टेबल्स, परसेंटेजेस, ट्रिपलेट्स, सब कुछ, यानी कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो सब मैंने यहाँ पे दे रखी है। प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बना रखी है ना, कि आपको किस तरीके से चीज़ें याद करनी है, वो सब मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके नीचे आपको एक फोल्डर मैंने बना रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी करके, है ना। 3 फोल्डर आपको मिलेंगे। पार्ट ए आपका नंबर सिस्टम है, पार्ट बी आपका अरिथमेटिक है। 3 पार्ट्स के अंदर मैंने अपनी क्वांट को डिवाइड कर रखा। पार्ट सी आपका एडवांस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी शुरुआत में कि मैंने क्वांट को अपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद मेरा यही है ताकि आप लोगों के एफर्ट्स कम लगे, आप उल्टा सीधा कहीं ना भागो। ठीक है, कि नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के बाद आप इसमें लग गए, तो एफर्ट आपका एक जगह रहे, कि अगर भाई अरिथमेटिक कर रहे हो तो सारे एफर्ट आपके एक जगह लगे रहे, कि भाई एक जैसी अप्रोचेस में आप सारा कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, तो बाइफर्केशन प्रॉपर मैंने कर रखी है ना। अब इन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने कोई भी टॉपिक करवा रखा है ना, कोई भी चैप्टर अगर मैंने करवा रखा है बच्चे, तो पूरी मैंने ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको दे रखी है। मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है चैप्टर्स की, कि भाई पूरी तरीके से जो बेसिक नॉलेज होती है ना चैप्टर की, वो मैंने आप लोगों को दी है। बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि भाई क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, रूट नहीं खोनी हमें, है ना। बेसिक अप्रोच मैंने हर क्वेश्चंस की बताई है। ठीक है, प्लस में मैंने ट्रिक्स वगैरह बता रखी हैं कि भाई इन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में हर क्वेश्चन में बचवाने की कोशिश करता हूँ, है ना, टाइम हर क्वेश्चन में बचवाने की कोशिश करता हूँ। प्लस मैंने ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस करने की बता रखा है, कि हम अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक्स वगैरह नहीं यूज होती हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के ट्रिक बना दूंगा, नहीं। उस क्वेश्चन को मैंने बता रखा है कि बच्चे ऑप्शन से कैसे जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन से हमने करना सीख रखा है वहां पे, मतलब क्वांट को अच्छे से खोल रखा है। और अगर मैं एलआर की बात करूं तो बच्चे एलआर के अंदर आपको पूरा बेसिक मिलेगा, आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एलआर के अंदर ट्रिक्स वगैरह ये सब यूज होती नहीं है, तो एलआर का इतना दिक्कत आती नहीं है। एलआर वैसे भी कंपैरेटिवली ईजी होती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे था बच्चे। प्लस मैंने जो और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों के एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। 1 शॉट वीडियोस। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये सब कर लिया, अब आपको ना रिवीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि भाई रिवीजन करूँ तो मैं कैसे करूँ। ठीक है ना, तो रिवीजन के लिए मैंने आपको 1 शॉट वीडियोज़ दे रखी हैं। 1 शॉट वीडियोस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी बच्चे आपके एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा हेल्पफुल है ना ये,
कि आपको सारी चीज़ें ना दोबारा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर वीडियो ओपन करोगे, सारा गो थ्रू एक ही बारी में कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटेज पढ़ाया है। परसेंटेज का मैंने 8 लेक्चर में मैंने परसेंटेज, या 7 लेक्चर में मैंने परसेंटेज कवर करा है, मे बी 6 लेक्चर 7 लेक्चर में परसेंटेज कवर करा है। अब आपने जब एक बार पढ़ लिया ना, आपको पूरा 6 से 7 लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, सीधा परसेंटेज का वन शॉट वीडियोस देख लोगे, सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे। क्लियर है? मात्र 1-1.5 घंटे की वीडियो की सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोगों का बचेगा। प्लस और क्या करवा रहा हूँ मैं, अब आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो लाइव क्लास के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म तो मिलेगी, ये सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रखा है, वन शॉट वीडियो सब कुछ मिल रखा है। प्लस अब लाइव क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ बच्चे, चैप्टर वाइज दोबारा लेके चलूंगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज मतलब अभी मतलब एक अपनी पेड के अंदर मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ये सब तो मैंने यहाँ पे बनाए रखा है। प्लस आपकी जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं सीरीज कराऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर सिस्टम, या फिर कोई भी परसेंटेज के अंदर, है ना, मेंसुरेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, आए हैं अब तक और आगे बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। क्लियर है? तो अगर आपको इतना सब कुछ मिलता है कहीं, मतलब कहीं भी पेड कोर्स वगैरह लेने जाओ, तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर इतना सब कुछ मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो बच्चों अपना बैच है एवेंजर्स बैच, है ना, ये हमने इस वक्त लॉन्च कर रखा है। और इसके अंदर हमने 3 अपने बना रखे हैं बैचेस। एक अपना प्लैटिनम है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, सॉरी। एक अपना प्लैटिनम है, एक अपना गोल्ड है बच्चे, और एक अपना एसेंशियल। एसेंशियल के अंदर आपके वर्बल्स प्लस मॉक्स मिलेंगे। गोल्ड के अंदर आपका वर्बल प्लस जनरल टेस्ट मिलेगा, और बाकी जो अप्लाइड कोर है अपना। ठीक है, प्लैटिनम के अंदर अपना सब कुछ है, वर्बल भी है, अपना जनरल टेस्ट भी है, अपना हायर मैथ्स भी है। क्लियर? अपने डोमेन्स वाले भी हैं, सब कुछ मिलेगा आपको प्लैटिनम के अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और, ये अपना पेड का मैंने आप लोगों को बता दिया, बट जो बच्चे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, मैं एक उनके लिए बता देता हूँ। एक सेकंड, देखो ये मैंने अपने पेड वाले बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाया था 45 डेज का। तो ये टाइम टेबल आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। मैंने उनके लिए बता रखा कि भाई आपको नंबर सिस्टम के ये लेक्चर इतने दिन में कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, इतने दिन के अंदर अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है ना, इतने दिन में अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। तो ये टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर सकते हो अपना, है ना। इसका लिंक वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, इस टाइम टेबल का। तो ये टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि परसेंटेज मैंने 3 दिन में कंप्लीट करवा रखा है, तो परसेंटेज आप लोग कर सकते हो अपने 3 दिन के अंदर। तो ये वाला टाइम टेबल अपना फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ओके। एंड अगर किसी को कोई भी क्वायरी होती है बच्चे किसी के रिगार्डिंग, तो अपना एक ना टेलीग्राम चैनल है क्वांट LIDI की महफिल, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी डलवा दूंगा मैं, ठीक है ना। भैया आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, अगर वैसे भी अगर थोड़ी देर लग जाती है, वैसे मैं डलवा दूंगा अभी। तो क्वांट LIDI की महफिल है, मैं लिटरली बता रहा हूँ हर तरीके से मैं यहाँ पर एक्टिव रहूँगा, है ना। आप लोगों से बातें करता रहूँगा, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत होती है मुझे बता देना भाई। मैं मतलब वैसे भी आप लोगों को सजेशन वगैरह करता रहूँगा, किस तरीके की आपको अप्रोच रखनी है, कैसा आप टाइम बचा सकते हो। मैं हर मतलब जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता मैं गाइड करता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो पर्सनल मेरे से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो आप लोग, क्लियर है। तो बस बच्चे यही है अपना, इनफ, एक सेकेंड, ठीक है। तो बस हम मिलते हैं बच्चे अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और कमेंट में कुछ भी क्वायरी हो आप लोगों की कमेंट में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है भाई, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करके अपना मैसेज जरूर करना कि भाई आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की आपको नीड है वगैरह, सब कुछ सब चीज़ का मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।